बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथियों, सरमण भारत के वीरों, आज आपके सामने एक गंभीर विषय पे चर्चा लेके मैं आ रहा हूँ। मैं मणिराम बहलान, पंचशील सरमण संघ का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप कुछ दिनों से, जब से मोदी सरकार आई है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या जो भी इनके जितने 156 इनके जन संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता और किसी न किसी तरीके से यहाँ के ईसाइयों को, यहाँ के मुसलमानों को विदेशी कह के और यहाँ के दलितों के साथ जैसा व्यवहार कर रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके लिए काफ़ी दिनों से हमारे बुद्धिजीवी लोग बड़े चिंतित थे। बामसेफ ने भी इसके ऊपर चर्चा की, और हाँ, उसके अंदर जो इतिहास को जब खंगाला तो कुछ सारी चीज़ें कुछ निकल के आई जो आपसे इसका चर्चा करनी मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, और जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, वे इन सब लोगों जो खुद ये विदेशी है, ये लोग विदेश से आए, आर्य विदेश से आए, ये सब दुनिया जानती है। विदेशी इतिहासकार जानते हैं, यहाँ के इतिहासकार जानते हैं। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, जितने बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, सभी ने माना कि आर्यन विदेशी है। अगर ये खुद विदेशी है तो इनको किसने ये हक दे दिया कि वो मुसलमानों को विदेशी कहे, यहाँ के ईसाइयों को विदेशी कहे, यहाँ के मूल निवासियों से वो NPR इनके नाम से जो है ये पूछे कि तुम अपनी राष्ट्रीयता बताओ? ये जो है बड़ा खोज का विषय था, और ये बड़ा अच्छा रोचक ये बात सामने आई। और ये आप सबको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें इनके DNA के अंदर है। ये जो लोग हैं जो विदेश से आए थे, इनके DNA के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कॉलेज में वो भूगोल पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा। अब ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये पूरी पृथ्वी है ना, ये पहले एक थी, और इसके बाद इसके आंतरिक हलचल की वजह से इनके अलग अलग कुछ टुकड़े हुए, और जो एक थी उसको पेजिया बोलते हैं। वो पेजिया क्या है? ये जो पृथ्वी, जिसको मैं इसके एक 2-3 लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ कि भूगोल के विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक काल में पृथ्वी के सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, जितने महाद्वीप है ना, और ये महाद्वीप, यह प्रवाह सिद्धांत के अनुसार द्वीप पृथ्वी के अंदर की रेडियो एक्टिविटी गति के कारण पृथ्वी के पिंड, जैसे पेजिया कहते हैं, में दरार पड़ गई, और दरार पड़ने के कारण ये द्वीप अलग अलग हो गए। इसका परिणाम ये है कि भारत का दक्षिणी कोना, दक्षिणी भारत किसके साथ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता है। और पश्चिमी दक्षिणी कोना ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता है, और पश्चिमी कोना अफ्रीका के पूर्वी भाग के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। इस जुड़े पेजिया के भाग को जब अलग अलग हुए तो पहले से जुड़े हुए वहाँ के निवासी कभी भी एक जैसे अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा फिजिकली इनका स्टैंडर्ड अगर आप करते हो, या इनके DNA की जांच करते हो, तो निर्वंश विज्ञान के अनुसार गर्म भूभाग के रहने वाले लोग काले मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, मोटे मिलेंगे, उनके होंठ मोटे होंगे, बाल घुंघराले होंगे। ये किस किस के हैं? इसके अनुसार दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और भारत के लोगों की निर्वंश, यानी ये एक जैसे भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंध के लोग हैं, और इनके सब DNA मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किस भारत के रहने वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग सब एक है, इनके साथ खून का रिश्ता, ये एक लोग हैं। अब देखो, मज़ेदार बात यह है कि इन लोगों के साथ सभी के सभी, वहाँ भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और दक्षिणी अमेरिका में भी इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ। भी कल परसों के आपके सामने घटना है, वो सब आप जानते हैं।
जिसके अंदर अमेरिका 1 महीना तक बंद रहा। सारा अमेरिकी प्रजातंत्र इतना मजबूत था कि उन्होंने एक जो एक काला जो अमेरिकी नागरिक को जो है एक गोरे पुलिस वाले ने गर्दन पे लात रखे उसको मार दिया। वो अब सबके सामने है। और सेम ऐसी कहानी ऐसे ही हमारे साथ ये आर्यन लोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इस सारे वैज्ञानिक विवेचना जब हम करते हैं तो एक बढ़िया काम ये हो गया कि इनके 4 वेद हैं। अगर ऋग्वेद को आप पढ़ते हो ना, तो ऋग्वेद को जब पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में क्या है, आर्यों और अनार्यों के बीच का संघर्ष बताते हैं। क्या संघर्ष बताते हैं? हमारे लोगों का नाम क्या रखा है? दानव है, राक्षस है, दस्यु है, चांडाल है, मलेच्छ है, अंत्यज है, द्राविड़ और शूद्र है। ये समय समय पे 4500 साल तक हमें बीच बीच में ये अलग अलग नाम देते रहे और हमारे इनके साथ संघर्ष चलता रहा। कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। ये आर्य जो है इंद्र की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं, विष्णु की बात करते हैं, इंद्र को आवाज़ लगाते हैं, इंद्र को ये इंद्र तुम इसका ये कर दो। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्य जब इस देश में आए, सिंधु घाटी की सभ्यता से दौरान बाद के, इसमें अगर आप देखते हो जब इस देश में आर्य आए तो इनके पास में केवल घोड़े थे। और इन घोड़ों में इन्होंने हाथी पहली बार देखा यहाँ के। और दस्यु गुलाम बनाए जैसे जो जातियाँ थी, इनके पास है ना, कहीं आप देखते हो कहीं इनके पास में ऐसी कोई साधन नहीं था जिसमें किले रहे हों। इसमें क्या बताते हैं कि जहाँ जहाँ इनका आर्यों का इसके साथ संघर्ष हुआ, किनके साथ? हमारे यहाँ के लोगों के साथ, द्राविड़ों के साथ। वहाँ ये क्या कहते हैं कि द्राविड़ों के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें किलों का जिक्र है। वो कहते हैं इतने के एक राजा के पास इतने किले थे। इन्होंने 900 हजार किले 900 किलों की जिक्र करते हैं कि इतने एक राजा का हमने 10 किले जीते, 15 किले तहस नहस कर दिए, वो सारा कुछ हमने ऐसा किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये जो लोग हैं ये विदेशी तो है, और विदेशी है तो इसके लिए एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अब तक हम ये समझ रहे थे कि जो इस देश में आरएसएस ने या मनुस्मृति ने 4 वर्ण बना दिए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अछूत उसमें नहीं आते। अछूत तो अलग है। अब शूद्र जो है चौथा वर्ण के लोग, चौथा वर्ण के लोगों को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बाकी 3 आप जानते हैं। इनमें से जब जाट, गुज्जर, आमीर, कुषाण भारत में आए तो इन्हें भी आर्यों ने खुद वर्ण में, शूद्र वर्ण में धकेल दिया। यह अब तक हमारी समझ ये थी कि जाट, अहीर, गुज्जर और ये जो लोग हैं यहीं के थे, यहाँ के शूद्र थे। नहीं, ये लोग भी आर्यों के बाद अंग्रेज़ उस एरिया से, जर्मनी से, ईरान के ऊपर एरिया से और इसके रूस के कुछ एरिया से ये लोग ये आए। अब ये जो लोग आए जैसे जाट है, गुज्जर है, अमीर है, कुषाण है, जातियाँ, ये इनको आर्यों ने क्या किया कि टचेबल शूद्र इनको दे दिया, इनको काम बांट दिया। आज जब इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा हम तो द्राविड़ के साथ नहीं रहेंगे, तो द्राविड़ के साथ नहीं रहेंगे तो द्राविड़ और इनके बीच में संघर्ष जो है ना, यहाँ के अछूत है या शेड्यूल्ड कास्ट, आज के शेड्यूल्ड कास्ट, वो सारे के सारे द्राविड़ है, वो शूद्र हैं। और उनके साथ जो झगड़े हैं अहीरों के और शेड्यूल्ड कास्ट के, टचेबल मतलब अहीरों के और इनके एससी के झगड़े होते रहते हैं, गुर्जरों के और एससी के झगड़े होते रहते हैं, कुर्मी पटेल के झगड़े और शेड्यूल्ड कास्ट के चमारों के झगड़े रहते हैं, वाल्मीकि के झगड़े रहते हैं, चांडाल के साथ इनके झगड़े रहते हैं। तो ये कुषाण जो लोग हैं इनका, या कंबोज है। अब इस टाइप से एक चीज़ समझ में आ गई कि इनके सबके डीएनए के अंदर ये है, इनको पता है कि हम इस देश के अंदर विदेश से आए, यहाँ के शिक्षा की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की, बाबा साहब की उनकी शिक्षा की वजह से इन लोगों में जागृति आ रही है। और इन लोगों में जागृति आ रही है, ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास का इनको पता चल जाए और इतिहास का पता लग गया तो ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें कहीं बार का रास्ता ना दिखा दे। इसके लिए इनमें एक एकता है। जितने भी दंगे होते हैं, जितने आरएसएस के, जितने बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इस टाइप के जो इनका लठैत सेना है जो नुकसान करती है, वो जो ईसाइयों के घर जलाती है, लूटपाट करती है, मुसलमानों के घर जलाती है, लूटपाट करती है, शेड्यूल्ड कास्ट के, एससी के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, लूटपाट करती है। मैं नहीं कहता इन सब जातियों में कोई अच्छे लोग नहीं, उनमें अच्छे लोग भी है, लेकिन इनके डीएनए में ये है कि ये इन लोगों को अच्छी तरह से, गलती एक की होती है, सबक सिखाने के लिए पूरे मोहल्ले को, पूरे उसको कुनबे को है इकट्ठा होकर उनके ऊपर ये अत्याचार करते हैं।
ये एक बहुत बड़ी बात आज सामने आई कि ये लोग क्योंकि विदेशी हैं और विदेशी होने की वजह से इस टाइप का ये व्यवहार करते हैं, इनके मन में ये चीज़ें हमेशा रहती है। तो अब जो मोदी सरकार है, इनके अगर उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि इनके डीएनए में आरएसएस ने जिन लोगों को ये बताया कि ये लोग जो है ना, इस देश की मातृभूमि से इनको कोई प्यार नहीं है, इनका आरएसएस के किसी भी संगठन में, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या खास करके जो आज के निर्णय आ रहे हैं, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं, जो जज है आरएसएस की एक शाखा है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से निकले हुए जज, वो वकील जो है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के वकील हैं, वही जज बनते हैं। वो जो जज है वो बड़े कट्टर हैं और उनके जितने भी निर्णय आते हैं आरक्षण के विरोध में आते हैं, SC ST के विरोध में उनके निर्णय आते हैं। आज जो आदिवासियों का झगड़ा है जहाँ जहाँ भी है, वो क्या है कि वो जल जंगल ज़मीन का अधिकार वो चाहते हैं, और ये अपने औने पौने दाम पे जल जंगल और ज़मीन, जंगल की ज़मीन को, जंगलात को जो है उस ज़मीन को ये धना सेठों को अपनी जो इनको भारतीय जनता पार्टी को मोटा पैसा देती है इलेक्शन में, जो वोट ये खरीदते हैं और विधायक खरीदते हैं, जिस पे वो बड़े बड़े सेठ हैं, उद्योगपति हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हो आज इनके साथ कौन है, मोदी जी के साथ। तो उनको जो फ़ायदा दिया जा रहा है उनका यही है। एक मैं आपको घटना बताता हूँ, इसमें एक वेद की एक घटना है कि इसमें ये कहते हैं कि वेदों में प्रकृति के विभिन्न नियम थे। वो चंद्र की आराधना करते थे। मूलदास और नारियों का युद्ध का वर्णन किया गया ऋग्वेद में राजा सुश्रवा के साथ। ऋग्वेद में एक घटना आती है, एक वर्णन किया है। सुश्रवा राजा है कि 30 राजाओं के विरुद्ध 68,099 सिपाहियों से लड़ने का वर्णन है। वेदों में मूल निवासी राजा पर 81 बार आक्रमण हुए। उस सुश्रवा राजा के उस पर 81 बार आक्रमण किए, इनके 99 किलों को ध्वस्त किया और कई हजार द्राविड़ों की हत्या कर दी। कई हजार द्राविड़। इससे क्या मतलब इसका? इसमें एक सिंपल सी बात है कि आज जहाँ भी देश में कहीं कहीं आपको खंडर मिलते हैं या टीले मिलते हैं, जैसे रोहतक में, जैसे किसी भी आप शहर में जाओगे, जितने जितने शहर थे पुराने नदी के किनारे बसे हुए थे, और वहाँ आज जो है किले हैं, जहाँ जो पुराने किले हैं या बहुत ऊंचा टीला है, तो वो वहाँ के सारे द्राविड़ों को, वो यहाँ के मूल निवासियों को इन लोगों ने मारा, उनके घरों के आग लगाई और वो तहस नहस हो गए, ख़त्म हो गए। तो बाद में जो है सैकड़ों साल बाद ये दूसरी प्रजाति, यानी उनके दूसरे वंशज हैं, वो आगे आए, है ना। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस के लोग ऐसा करते रहे, जो आरएसएस अब जो 1925 में आरएसएस बनी, तो क्या इससे पहले 4,500 साल से लगातार ऐसा करते आ रहे थे? बिल्कुल सही है कि 4,500 साल से लगातार जो संघर्ष चलता आ रहा है, जो वेदों में इन्होंने जिक्र किया है, जो ये कहते हैं शूद्र वेद ना पढ़ ले, अछूत वेद ना पढ़ ले, उनका डर भी ये था कि अगर ये वेद पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इंद्र ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने किन लोगों की हत्या की, कौन लोग थे जिनकी हत्या की। और जब इनको पता चलेगा कि आज जो हिंदुओं के देवी देवता इंद्र और ये सारे परशुराम, पुष्यमित्र परशुराम, परशुराम एक आतंकवादी है, और परशुराम, अब देखो अगर परशुराम की आप जिक्र करें, परशुराम ने सारा इतिहास बताता, आप हिस्ट्री का गूगल में चले जाओ, हिस्ट्री खोल के देख लो, उसमें क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 10वीं पीढ़ी का राजा था भरतदत्त मौर्य, साकेत के अंदर उसकी हत्या की, जिसको आज अयोध्या कहते हैं। अब कोई व्यक्ति सरेआम किसी राजा की हत्या कर देते हैं तो वो कौन हुआ? आज की थ्योरी के अनुसार आतंकवादी है। अगर एक आतंकवादी की तुम स्टैच्यू बनाते हो, उसकी पूजा करते हो, चौराहे पे उसकी स्टैच्यू को लगाते हो, उसको आतंकवादी कहने में क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है कि नहीं जी, आप उसको आतंकवादी नहीं कहो, हमारे समाज का आदमी है, ब्राह्मण समाज का आदमी है ना, मान लेते हैं, तो ठीक है। अगर कोई भी अगर जाति के आधार पे किसी को ये उसकी सारी की सारी छूट है, कल गोडसे की बात भी आई, गांधी को मारने वाले गोडसे की भी। अब कोई गोडसे को कहीं अगर महिमा मंडन किया जाए, उसकी स्टैच्यू लगाई जाएगी, तो सबको बुरा लगेगा। और इससे और एक बात मैं कह दूं जो मैं पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से तुम महिमा मंडन कर रहे हो, कोई भी राजा मारा तो हमारे एक और 2 राजाओं को मारा, या इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने मारा,
सतवंत सिंह और केयर सिंह, कल अगर यहाँ के समाज के शेड्यूल्ड कास्ट लोग या यहाँ के सरदार सिख या यहाँ के चमार ये कहे वो तो हमारे चमार हैं, शूरमा थे, और इनकी स्टैचू लगाए उनका महिमा मंडन करेंगे, ये आने वाली संतानें ऐसा करेगी अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा रहा तो अच्छा लगेगा? आप सोच के देखो। तो सबसे पहले कि आप परशुराम की मूर्तियां कब उखाड़ रहे हो? परशुराम की हम तो आप परशुराम ही इतिहास ये करता है कि परशुराम तो आतंकवादी है। परशुराम ने तो वो सेना का जो बरदर्थ मौर्य का सेनापति था, और सेनापति होते हुए उसने अपने ही राजा का कत्ल किया। इंदिरा गांधी को मारने वाले भी वही थे। इंदिरा गांधी को मारने वाले दोनों इंदिरा गांधी के अंगरक्षक हैं, और किसको? बरदत्त मौर्य का वो अंगरक्षक है, वो सेनापति है। तो सेनापति की पहली ड्यूटी बनती थी कि बरदत्त मौर्य की रक्षा करे, ना कि वो उसके गर्दन काटे। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि बरदत्त मौर्य का हत्या करने वाले की, परशुराम की, तो तुम स्टैचू लगा रहे हो, और अगर हम ये कहेंगे कल हम इसका लगाएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो इस देश में हम सम्मानजनक तरीके से रहना चाहते हैं, इस देश को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे लोगों के प्रति, मैं नहीं कहता अच्छे लोग ब्राह्मणों में नहीं है, दूसरी जातियों में नहीं है, सब में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार जो है ना अच्छा नहीं है। ज़्यादा गिनती में लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। आप आरक्षण के खिलाफ खड़े रहते हैं, जबकि आपके ही बाप ने, वो जो करमचंद गांधी जिसको आप बोलते हो, उसका समझौता हमारे बाबा के साथ हुआ। हम तो उस समझौते पे आज भी खड़े हुए हैं। जब आपके ये जो निकरधारी जज वहाँ बैठ के आरक्षण के खिलाफ बकवास करते हैं, निर्णय देते हैं, आपके जो है चाहे वो किसी भी स्टेट में, केंद्र और स्टेट में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय जो हमारे आरक्षण के खिलाफ आते हैं, तो आप उनको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते कि भाई 1932 में हमारे बीच में एक अवार्ड हुआ था, एक समझौता हुआ था लिखित में वो समझौता, पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट हो गया तो फिर तुम्हारे इन जजों को बताओ भाई, क्या तुमने इशारा किया हुआ है? तो ये चीज़ इस देश के लिए ठीक नहीं है। और बाकी चीज़ तो आप सारे देश जानता है, जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया उन लोगों की भी मैं बात कर दूँगा, आज बड़े दुखी हैं। वो है क्या कि इस देश के एक एक चीज़ को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है कि अगर एक व्यक्ति, एक किसी समाज का, एक परिवार का एक बच्चा बिगड़ जाए, उसको नशे की लत लग जाए, क्या करता है वो? सबसे पहले वो क्या करता है कि उसके पास अपनी पूंजी होती है, उसको पूंजी को ख़राब करता है। दूसरी बात, वो झूठ साच बोल के पूंजी लेता है। उसके बाद क्या करता है? अपनी बीवी के गहने बेचता है, अपने घर की चीज़ बेचता है। बाद में कुछ दिनों बाद पता लगता है यारों दोस्तों से उधार ले लेता है। बाद में पता लगता है जी इसने तो घर का बहुत कुछ बेच दिया, और उसके नाम प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी बेच देता है। आज मोदी भी वही कहानी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का सबसे बिगड़ा हुआ बालक मोदी है। ये नालायक है इस मामले में कि बहुत बेशर्मी से इस देश को बेच रहा है। तो जब हमने इसका अध्ययन किया कि ऐसे इतने बेशर्मी से ये आदमी जो 2014 में आया, जब तो कह रहा था मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, और अब ये अपने हाथों से बेचा है। रेलवे बेच रहा है, न्यू इंडिया GIC बेच रहा है, ये जो है एयर इंडिया बेच रहा है, ये जो है एयरपोर्ट को बेच रहा है, 119 नई रेल प्राइवेट चला दी। अरे कैसी बकवास करते हो यार तुम? आदमी हो पजामा हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं? ये लोग कब तक आपकी इस बात का इंतजार करेंगे? तो ऐसे घटिया इनका व्यवहार है, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें टोटल ये बात समझ में आ गई कि लोग जानबूझ के, क्योंकि इस देश के साथ ये है नहीं, इनके DNA में इस देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये केवल अपनी जाति, अपने धर्म के प्रति इनका दिखावा है, धर्म के प्रति है, समर्पित है, अपनी जाति के प्रति समर्पित, जाति का मतलब रेस के प्रति समर्पित है। इस मिट्टी से, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उनसे या किसी भी चीज़ से इनको कोई प्यार नहीं है, इसलिए जानबूझ के ऐसा ये सारा कर रहे हैं। तो अगर ये इनको रोका ना गया, अब कैसे रोका जा सकता है? इसका रोकने का सबसे आसान तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि राजनीतिक लोग इसको रोके। राजनीतिक लोग कौन रोके? जो आज पीड़ित है, UPA के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वो इसको रोक सकते हैं। अब रोकेंगे कैसे? क्योंकि उनके अपने नुकसान बड़े हैं। तो दूसरे क्या है कि जो लोग
आज देश से प्यार करते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो उन लोगों के वारिस जो है। जैसे कारगिल के युद्ध में, अब कारगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर कोई हुआ नुकसान हुआ, किन लोगों का है? बहुजन समाज के लोग थे, जाटों के बालक थे, गुजरों के बालक थे, कुछ जो भी सैनिक था। क्यों मरवाए? वाजपेयी के टाइम में अच्छी तरह पता था, यहाँ के चरवाहों ने कहा कि भाई ये लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इधर आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, सबको पता था, बताते सुना नहीं। और जब इसके अंदर आ गया अच्छी तरह से कारगिल की पहाड़ियों में, तो फिर क्या हुआ आपको देखो, कितने हमारे 1200 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए, नौजवान, और वो भी छोटी छोटी उम्र के 22-23 साल के थे। और उस वक्त उनके लिए वो सारा कुछ हुआ, ताबूत, ये वो सारा कुछ ताम झाम सारा, और उनको पूरा देश उनके साथ खड़ा था। आज जो हमारे जवान शहीद हुए थे कारगिल में, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, या कोई आपके आर्मी के लोग, या आपका डीसी या आपका एसपी, जिस दिन वो बच्चे उस जवान के शहादत का दिन है, क्या उनके घर गए हैं? क्या उनके पत्नी, उनके बच्चों का, उसके माँ बाप का कभी पता किया? अब जो मोदी और राजनाथ सिंह की नालायकी की वजह से चाइना आज हमारे देश के अंदर 14-15 किलोमीटर तक अंदर बैठा हुआ है। भाई आज आपको क्या ज़रूरत है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाए? आपके पास मिसाइल है, आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास दूसरे तरीके हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि आपके डीएनए के अंदर खराबी है। आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये आपके आरएसएस का तो परिवार से एक भी व्यक्ति कोई सेना में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी पार्टी के किसी व्यक्ति के एक भी बच्चा सेना में नहीं है। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने तो जो है चुनाव जीतने के लिए और 15-20 जवानों को शहादत करवा दोगे, इतनी बेशर्मी से। ऐसा तो दुश्मन देश भी नहीं करता जिस तरीके से आप कर रहे हो। अगर आपको नहीं लगता, दुनिया कह रहे हैं, आपके पास सैटेलाइट है, हर चीज़ का पता है, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों से सीधा सीधा एक बात करना चाहता हूँ कि जो आज सिख रेजिमेंट, आपकी बिहार रेजिमेंट, जो चाइना के साथ 3200 किलोमीटर का जो बॉर्डर लाइन है उस पर जो खड़ा कर दिया मोदी ने, वो बच्चे हैं जिनका माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। वो जवान हैं जिनकी माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग ही नहीं है, वो बच्चों को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। विषम परिस्थितियों में -35 डिग्री तक टेम्परेचर है उस एरिया का, लद्दाख और चाइना के बॉर्डर पे। उन बच्चों का एक तो, क्योंकि मैंने आर्मी अटैचमेंट की है, मुझे पता है इसके बारे में, मोदी ने तो कभी की नहीं। आर्मी अटैचमेंट किया है एनसीसी में, मुझे पता है। तो ये जो बच्चे हैं वहाँ जिनको आपने भेजा है आर्मी से, जो हवाई जहाज़ से जो आपने 22,000-23,000 किलो फीट की ऊंचाई से नीचे उनको ड्रॉप किया, वो केवल 20 किलो वजन ले जा सकता है एक जवान। अब 20 किलो वजन में क्या, उनके एमुनेशन है, आर्म्स है, उनके पास में दूसरे उनके अपने आप को कवर करने के लिए उनके गर्म बिस्तर है, उनके अपने कपड़े हैं, उनका खाना है। आपने देखा, आपने उनका मोबाइल जो सबका छीन के अपने पास रख लिया। 18 जून से जो सेना आपने वहाँ तैनात किए, जवान को तैनात किए है, उनके पास एक के पास भी मोबाइल नहीं है। क्यों? मोबाइल से वो आपकी करतूतें बता रहे थे, आपने उनके मोबाइल छीन के अपने पास रख लिए। आपके पास में इसको लड़ाई लड़ने के लिए गोरखा रेजिमेंट थी, कुमाऊं रेजिमेंट थी, गढ़वाल रेजिमेंट थी। इन लोगों का जो जन्म से, इनका बर्फीले इलाके में जो जिनका जन्म हुआ, रहन सहन जिनका, उनकी आदत है, उनके नेचर में है। ये हमारे जो जवान है, ये मैदानी इलाके के जवान हैं, ये वाकई इन्वायरमेंट को ही सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है कैजुअलिटी, मैं ये चाहता हूँ, देश और लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे से इस बात को माफ़ कर दें, मुझे सच बोलना पड़ रहा है कि आप इस बात में राष्ट्रपति को पत्र लिखो कि हमारे बच्चों को ये इस बात के लिए वो भर्ती हुए हैं, देश की रक्षा के लिए, एक एक इंच के लिए, एक एक सांस के लिए, एक एक खून का कतरा उनके बॉडी में है, इस देश की रक्षा करेंगे, वो करते आए हैं, इतिहास बताता है।
लेकिन धक्के से उन बच्चों के साथ ऐसी जाति क्यों कर रहे हो? उन बच्चों को तुमने ऐसी जगह क्यों ले जाके पटक दिया? जब तुम्हारे पास में इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारे पास में दूसरे तरीके हैं देश की सीमा की रक्षा करने के, मिसाइल क्या काम लोगे? वो मिसाइल के 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में दिखाने के लिए है। 4 मिसाइल दागो ना। एयरफोर्स का क्या काम है? जो आपके जब कारगिल में जो यहाँ आ गए थे लोग, कारगिल का जब जवाब दिया था तो चाइना जो अंदर आ गया, तो क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी को जिन लोगों ने पैसा दिया, जिन उद्योगपतियों ने मोदी जी को पैसा दिया, वो उनके धंधे सबके वहाँ चाइना में हैं। उन्होंने वहाँ उद्योग लगाए हुए हैं, उनके व्यापारिक रिश्ते हैं। जब उनके व्यापारिक रिश्ते हैं तो जो पाकिस्तान के मैटर पे आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो शोर मचाते थे, भाई कहाँ कौन सी बिल में घुस रहे हो अभी तुम? जनसंघी और निक्कर पैर के तुम ड्रिल करते हुए नजर नहीं आते? कहाँ हो भाई? अब शोर क्यों नहीं मचाते? तुम्हारा चाचा यहाँ आया बैठा है, वो जिन सिंह, बात करो उससे। कितने बेशर्म हो तुम? अगर ये मसला पाकिस्तान के साथ होता तुम बड़े जल्दी बोलते, बड़ी जल्दी बकवास करते। तो ये सब बातें बड़ी ज़रूरी है। और ये खास करके जिनके, मैं तो ये कहता हूँ वो हमारे बच्चे हैं, जिन पर इसके बावजूद जिन माँ बाप के बच्चे आर्मी में और उनकी ड्यूटी वहाँ चाइना बॉर्डर पे लगाई गई है, कम से कम मेरा एक व्यक्तिगत आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, मान लो कि एक लेटर आप आर्मी के चीफ को लिखो, एक लेटर आप जो है ये इस देश के राष्ट्रपति के नाम लिखो या विपक्ष के नेता के पास लिखो कि हमारे बच्चे को, वो आर्मी का जवान है, कोई दिक्कत नहीं है, देश की रक्षा के लिए वो भर्ती हुआ है, लेकिन कम से कम उसके पहले वहाँ बॉर्डर पे भेजने से, उस बॉर्डर पे भेजने से पहले, चाइना बॉर्डर से पहले वहाँ उसकी ट्रेनिंग तो होती। वो बाकी आपकी जो गोरखा रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, या इनका जो है आप करेंगे क्या? उनको वहाँ क्यों नहीं तैनात करते? अगर उनको तैनात करते हैं तो चाइना के फतेह बुला देंगे, वो चाइनीज को, चीनियों को मारेंगे वो अच्छे तरह से। तो मोदी की हमदर्दी किसके साथ है? चीनी सैनिकों के साथ है। तभी तो कहा ना कि आप वहाँ हथियार लेके नहीं जाएंगे, आप एमुनेशन लेके नहीं जाएंगे। क्यों? मैं एक बहुत बड़ा सोच समझ के एक परिस्थितिजन्य एक आरोप आप पे लगा रहा हूँ। मोदी जी, आप इस बात का जवाब दो, देश के लोग जवाब देंगे। जिन लोगों से मेरे ये जो भी साथी इस वीडियो को सुने, इसको वीडियो को पूरा सुने और इस वीडियो को वायरल करें, इस वीडियो को आगे से आगे भेजें कि ये जवान जो इस टाइप की जो परिस्थिति में वहाँ छोड़ दिए गए हैं, उनको वहाँ जब उन जवानों को वहाँ खड़ा कर दिया गया है, जब तुम बातचीत से इस मसले को, और जहाँ तक दुनिया में कहीं भी युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, टेबल पे ही हुआ ना हल उनका? क्या सैनिकों से हल हुआ? जब टेबल पे हल हो सकता है तो उनको जवानों को आमने सामने क्यों लड़वाया जा रहा है? क्यों भाई? आपके पास में सारा कुछ है। तो ये कुछ सवाल हैं जो देश का जवाब, देश के लोगों को जवाब चाहिए। और मैं जितना समझ पाया हूँ, मेरे परिवार के 6 लोग ऐसे हैं जो आर्मी में हैं, डायरेक्ट उस बॉर्डर पे भी हैं। हम वो लोग नहीं हैं आरएसएस की तरह। हम अपने बच्चों को, हमने ये सिखाया है देश की रक्षा को, और देश के, हमारी मिट्टी में, हमारी कण कण में, हमारे शरीर बॉडी में, हमारे एक एक खून के कतरे कतरे में इस बात का हमें जज्बा है। लेकिन आप कब ये ड्रिल करके, मोहन भागवत, मैं भागवत जी, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप जाओ ना वहाँ चाइना बॉर्डर पे जाओ। 3200 किलोमीटर कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी आर्मी है, तुमने तो अच्छा उनका हथियार की ट्रेनिंग दे रखी, पता लगे ना, तो आपका परीक्षा भी हो जाएगी। वो कितना लीड करते हैं वहाँ, गोबर करते हैं वहाँ जाके। लगाओ ना आरएसएस के लोगों को, कितने बेशर्म लोग हो आप। तो ये सारी चीज़ें देश के लोगों से मैं एक अपील है मेरी कि आप इस बात के लिए थोड़ा लोगों को बताओ सच क्या है। और ये सच है ना, ये सच यही है कि इस देश में जब ये लोग आए, शक आए, डच आए, पुर्तगाली आए, कुषाण आए, आर्यन आए, सब लोग आए, विदेशी लोग हैं, इनके डीएनए में विदेशी है, इस देश के प्रति उनका प्यार नहीं। और ख़ास करके जिन लोगों के साथ ये अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के अंदर, उनके साथ जिस तरीके का भेदभाव वो जो लोग करते हैं, वो हमारे भाई है। इतिहास ने आज साबित कर दिया, डीएनए साबित कर रहा है।
मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। हमारी समता, समानता, भाईचारा हम सब चाहते हैं। हम भगवान बुद्ध की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के रचे हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के देश के एक एक इंच, एक एक ईंट का जवाब, जैसे हमारा एक राजा था साहू जी महाराज, उन्होंने आपके ना शंकराचार्य के मंदिर को अधिग्रहण किया था। आप जिनको बेच रहे हो ना, और जो लोग खरीद रहे हैं, आप जो मर्जी होने पौने दाम में खरीद लो। 2024 में मोदी ने तो आना नहीं, और 2024 में वो सरकार आएगी जो हम चाहेंगे, और वो सरकार जो हम चाहेंगे तो जिस औने पौने दाम पे आपने इसको खरीदा है वो चवन्नी भी तुम्हें हम नहीं देंगे। और हमारा जितना भी मोदी जो मंत्रालय बेच रहा है, जो हमारी धन संपदा और देश को गिरवी रख रहा है, वो सारे के सारे जो है ना राष्ट्रीयकरण होगा। दोबारा से इस देश के अंदर हमारे अपने होंगे और उद्योगपतियों को छित्र मारेंगे जिस तरीके से इस लूटने के लगे हुए। तो मैं आज तो इतना ही कहूँगा, काफ़ी लंबा हो गया मेरे को ऐसा लगता है। तो कल फिर इस विषय में चर्चा होगी, तो किसी दूसरे विषय को लेके। तो हर रोज़ जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है अशोका लाइव, दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है श्रवण भारत, दोनों का आप सब्सक्राइब करिए, आप इसका बेल दबाइए, और इसको जो है आगे से आगे अपने दोस्तों में, यारों दोस्तों में आप आगे से आगे भेजिए, तो सच लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसी लड़ी में जो है कल हम फिर चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत।